Hey everyone, how are you doing? So लास्ट हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर 19। अब हम लेसन 20 के साथ स्टार्ट करते हैं जो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज। दिस चैप्टर इज वेरी डायनेमिक, तो आप इसको एक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से याद मत कीजिए। ये हमेशा चेंजिंग, फिर आप इसमें काफ़ी वेरिएशंस पाएंगे क्योंकि आप देखेंगे किस प्रकार से कभी भी हमारे रिलेशंस किसी भी कंट्री से अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप रिसेंटली अगर न्यूज़पेपर्स में रीड आउट करेंगे तो नेपाल में अभी नेपाल की गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया है। तो ड्यू टू फॉल आउट ऑफ नेपाल गवर्नमेंट अभी इंडिया के उसके डायनेमिक्स जो है वो चेंज हो सकते हैं ड्यू टू चेंज इन इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट। सिमिलरली आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा कि किस प्रकार से चाइना इंडिया के बीच में लड़ाई हुई बॉर्डर पे, जिसमें 20 सैनिक जो है उनकी हाथापाई में जान चली गई। तो उसके कारण जो है इंडिया के और चाइना के रिलेशन जो है वो अप डाउन हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर लेसन 20, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। उसमें हम डिटरमाइन हमारी फॉरेन पॉलिसी को क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, और हमारे रिलेशंस कैसे हैं हमारे फॉरेन नेबर कंट्रीज से। तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी भी फॉरेन कंट्री के रिलेशंस के क्रक्स होते हैं। क्रक्स मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आज जो भी ऑल नेशंस today all nations through geographically are far from each other but are very close to the means of communication। आज कोई भी देश कितना भी दूर हो, जैसे कि मान लीजिए इंडिया और अमेरिका बहुत दूर है, पर ड्यू टू कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके कारण बहुत पास आ गए हैं। तो इस कारण फॉरेन पॉलिसी का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है इन द करंट 21st सेंचुरी। any happening in any part of the world leaves its impact on other nations too। तो दुनिया में कोई भी चीज होती है किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो उससे दूसरे देशों पे भी असर पड़ता है। तो ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर इंडिपेंडेंट, सब अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशंस हैं और सब एक दूसरे की वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर किसी न किसी तरीके से प्रभाव डालते हैं। A good foreign policy is essential to establish foreign relations with other nations as required by a nation। तो हमारा देश हो या कोई सा भी देश हो उसके लिए दूसरे नेशंस के साथ गुड फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉरेन पॉलिसी है क्या? इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर अडॉप्टेड बाय अ नेशन टू सीक इट्स नेशनल इंटरेस्ट। द डिसीजन टू एस्टैब्लिश स्टेबल रिलेशन विद द अदर nations and the implementation of this decision is called as the foreign policy of a nation। दस फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? इज अ परमानेंट पॉलिसी बेस्ड ऑन नेशनल वैल्यूज। फॉरेन पॉलिसी ऐसा नहीं है कि हमारी पॉलिसी कभी एकदम से किसी देश के लिए चेंज हो जाएगी, पर चेंजेस किस प्रकार से आते हैं वो हमारी नेशनल वैल्यूज पे बेस्ड है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप देखिए किस प्रकार से है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का दुनिया के काफी सभी देशों पे लगभग बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है बाहर के देशों में रहती है। तो इस कारण इंडिया की जो फॉरेन के साथ रिलेशंस हैं उसको मेंटेन करना उनके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। और इंडिया जो है ये बहुत बड़ा सप्लायर है, बहुत रिसोर्सफुल है। तो इंडिया से काफ़ी सारे लोग बाहर जॉब करने जाते हैं, इंडिया से काफ़ी सारा सामान बाहर जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ से बहुत कॉटन जाता है, हमारे यहाँ से काफ़ी सारे स्पाइसेस जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। हमारे यहाँ से काफ़ी सारे पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं बन के उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। सो इस प्रकार से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अदर देशों के लिए। हाँ, इसका आप देखेंगे कि रूट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर इन द origin of developed civilization since centuries with ancient medieval and through British policies, national movement, Indian National Congress and impact of Gandhiism philosophy। इन सब चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया था हमारे फॉरेन पॉलिसी में। हमारे आप फॉरेन रिलेशंस देखेंगे तो इवन एंशियंट टाइम्स में और मेडिवल टाइम्स में आप देखेंगे कि हमारे फॉरेन रिलेशंस एग्जिस्ट किया करते थे। हमारी फॉरेन पॉलिसी के मेन एम्स क्या है? To make India powerful force in the world, to get financial support from other countries for industrial growth in India, to oppose colonialism and imperialism, जैसा कि ब्रिटिशर्स हमारे टाइम
हमारे ऊपर कॉलोनियल पावर बन के एस्टैब्लिश हो गए थे टू सपोर्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, टू मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप विद द कॉमनवेल्थ कंट्रीज, to maintain necessary conditions for development of foreign trade, to protect interest of national residents, non-residents of India. नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन? जो इंडिया से बाहर गए हैं दूसरे देशों में नौकरी करने के लिए. टू ब्रिंग एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस टुगेदर फॉर प्रोटेक्टिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक एंड पब्लिक इंटरेस्ट, टू बैक एंड सपोर्ट यूनाइटेड नेशंस. अब फॉरेन पॉलिसी जो है उसको बनाने में क्या फैक्टर्स रहते हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो देखेंगे हम किस प्रकार से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं. तो इसमें देखिए जोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का वो काफ़ी ह्यूज है. और इंडिया जैसे ये इंडिया है मान लीजिए, आप देखेंगे कि इंडिया ऊपर से तो लैंडलॉक्ड है. यहाँ पे हम काफ़ी सारी कंट्रीज है, इस तरफ पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है, नेपाल है, भूटान है, साइड में म्यांमार है. इसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे यहाँ पे श्रीलंका है, और नीचे जाएंगे तो आइलैंड नेशंस है, मालदीव्स है. तो बाउंड्रीज जो हैं वो हेल्प करती हैं, जोग्राफिकल एरिया, बाउंड्रीज, ये सब हेल्प करती हैं फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन में कि. और हमारे रिलेशन जो है, अब देखिए जैसे कि इंडिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से इंडिया के रिलेशन अगर पहले से बहुत अच्छे होते तो ये हो सकता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज पाकिस्तान के साथ काफ़ी अलग होती. उसी प्रकार से वर्ल्ड जो है ये दो ग्रुप में पहले बढ़ गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट. और इसके कारण जो है कोल्ड वॉर होता है. कोल्ड वॉर मतलब एक्चुअल में आप देखेंगे कोई वॉर नहीं हुआ, पर किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को अपोज करने के लिए यूएस और यूएसएसआर काम करते रहते हैं. इंडिया ने अपना स्टैंड मेंटेन किया कि हम ना तो यूएसए के साथ हैं ना यूएसएसआर के साथ में है, एंड दिस हैज हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द टेंशंस बिटवीन द टू. पीस को ऑक्यूपाई करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम नाम की पॉलिसी का फॉर्मुलेशन किया था टू एंड द कोल्ड वॉर. पंडित नेहरू सेड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली in the Constituent Assembly that base of any country's foreign policy lies in the protection of its national interest. तो नेहरू ने कहा कि हमारी जो नाम की पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसकी पॉलिसी का बेसिक क्रक्स ये है कि हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहेंगे. हम किसी भी यूएसओ हो या यूएसएसआर हो उसके पपेट या गुड़िया बन के नहीं रहना चाहते. तो इंडिया की मेन प्रिंसिपल्स क्या है फॉरेन पॉलिसी के? India's policy of non-alignment simply means that India will think and act independently and impartially in international matter. जो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शली एक्ट करेंगे हम इंटरनेशनल मैटर्स में, और तभी इंडिया ने नाम का पाथ चूज किया. इंडिया हैज बिटर एक्सपीरियंस ऑफ स्लेवरी अंडर द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म. इंपीरियलिज्म मतलब जब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमारे ऊपर एक इंपीरियल रूल सेटअप कर रखा था कि जो ब्रिटिश डिसाइड करेंगे वही इंडिया को मानना पड़ेगा. इंडिया एक गुलाम देश बना के रख दिया था उन्होंने. तो इंडिया ने इसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुका है, इसलिए इंडिया इसको अपोज करता है थ्रू नैम और थ्रू यूनाइटेड नेशंस. इसके आप अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो इंडोनेशिया, लिबिया, नामीबिया ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर अभी भी आप देखेंगे किसी न किसी प्रकार से इंपीरियलिज्म को उनके ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है उसको इंपीरियलिज्म के अंदर. इंडिया बिलीव करता है इक्वालिटी में सभी रेसेस की, भले ही वो अफ्रीकन हो, एशियन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, कोई भी हो, सब इक्वल है. इंडिया जो है अपोज करता है अपार्थाइड को, नाजी जर्मनी की नाजी पॉलिसी को, और कहता है कि हमें कंप्लीट एंड चाहिए रेशियलिज्म का इन इंटरनेशनल कम्युनिटी. आइडिया ऑफ चाइना के साथ जब हमने फॉरेन पॉलिसी के लिए काम करा तो एक आइडिया आया पंचशील अग्रीमेंट का. पंचशील अग्रीमेंट में, और ये आइडिया तब सामने आया जब तिब्बत का इशू आया, व्हेन इंडिया और चाइना ने ट्रीटी साइन करी 29 मई 1954 को, जिसमें इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया कि तिब्बत को हम एक चाइना का पार्ट मानते हैं. इसमें दो वर्ड्स हैं पंचशील. पंच मीन्स 5 और शील मीन्स स्टैंड्स फॉर रूल ऑफ कंडक्ट. और 5 प्रिंसिपल्स क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, नॉन एग्रेशन पॉलिसी, नॉन इंटरफेरेंस इन द ईच अदर्स अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. ये 5 जो हैं ये हमारे पंचशील अग्रीमेंट के
पांच पिलर्स हैं जिसके ऊपर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वर्क करती है। पंचशील आप देखेंगे कहीं भी रेलिवेंट हो जाता है, सिर्फ चाइना के साथ नहीं बाकी देशों के साथ भी हमारा पंचशील अग्रीमेंट के बेसिस पर ही काम होता है। सपोर्ट हम कैसे करते हैं वर्ल्ड पीस को, अब इसमें हम देखते हैं कि वर्ल्ड पीस जो है उसके लिए इंडिया किस प्रकार से काम करता है। तो इंडिया जो है ये एक यूनाइटेड नेशंस का साइनिंग फाउंडिंग मेंबर था। यूनाइटेड नेशन जब फॉर्म हुआ उस टाइम इंडिया भी उसमें पार्ट था, और इंडिया वर्क करता है ग्लोबल पीस के लिए। इसके लिए इंडिया काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि ILO, यूनिसेफ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इस प्रकार की सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंडिया जुड़ा हुआ है और वर्ल्ड पीस की तरफ काम करता है। इंडिया हैज़ ऑलवेज अपोज्ड आर्म रेस। आर्म रेस मतलब कि हर कंट्री जो है वो किसी न किसी प्रकार से ज़्यादा आर्म्स और एम्यूनेशंस चाहता है कि उसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर आ जाए, उसके पास सबसे ज़्यादा अच्छी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ जाए। तो इसके खिलाफ जो है इंडिया हमेशा कहता है कि हमें आर्म्स की बढ़ोतरी नहीं करना चाहिए, आर्म्स कम करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओनली डिसआर्मामेंट कैन एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस। जो मनी बचेगा उससे उसको हम यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट फॉर ऑल कंट्रीज के लिए। इंडिया ने साइन किया है द न्यूक्लियर पावर, इंडिया इज अगेंस्ट द यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर। इंडिया ने एक ट्रीटी भी साइन करी है कि हम कभी भी न्यूक्लियर पावर का फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। इंडिया डज नॉट सपोर्ट न्यूक्लियराइजेशन ऑफ स्पेस yet vehemently opposes the policy of non-proliferation of nuclear arms. इंडिया न्यूक्लियर आर्म्स की जो ट्रीटी है NPT उसको अपोज इसलिए करता है क्योंकि वो पार्शियल ट्रीटी है। जो कुछ नेशंस जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है उनके ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, पर जो अपकमिंग मेंबर्स हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाती है। टू डेवलप द रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, इंडिया जो है वो काफ़ी सारा अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ काम कर रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि सार्क कंट्रीज जो है, सार्क कंट्रीज का एक फुल फॉर्म है साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन। सार्क कंट्रीज के मेंबर कंट्रीज कौन कौन है? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। ये सारी कंट्रीज जो है ये सार्क कंट्रीज के मेंबर्स हैं। इनके साथ हम देखेंगे कि हमारी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस प्रकार से काम करती है। इंडियाज रिलेशन विथ हर नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के सबसे बड़े नेबर्स कौन कौन से हैं? देखिए, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बर्मा है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, और एक छोटा सा पार्ट जो है वो अफगानिस्तान से भी टच करता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर किसी के लिए सेम रही हो। देख, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारी पॉलिसी वेरी करती रहती है, श्रीलंका के साथ हमारी पॉलिसी, चाइना के साथ हमारी पॉलिसी, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। पर हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लगभग किसी प्रकार से एक कॉमन पाथ को मेंटेन करने की कोशिश करती है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन कीन ऑन ट्राइंग टू मेंटेन गुड रिलेशंस, और हम हमेशा कहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग मतलब किसी प्रकार से वार्ता या फिर बातचीत होती रहनी चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट किया जा सके। चाइना और इंडिया के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रही है बहुत पुराने टाइम से, मतलब आज से नहीं। आप देखेंगे हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा किस प्रकार से अशोका के टाइम 3rd BC में बुद्धिज्म जो स्प्रेड हुआ था, उस टाइम से लेकर के अभी तक चाइना और इंडिया के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है। और अशोका के टाइम और उसके पहले भी जब स्कॉलर्स आते हैं, ट्रैवलर्स, पायान, ह्यूनसांग, ये सब लोग आते हैं इंडिया की विजिट करने, नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं, वहाँ से मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेके जाते हैं। तब से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, सॉरी फॉरेन पॉलिसी नहीं, फॉरेन रिलेशंस जो है वो चाइना के साथ बने हुए हैं। प्रेजेंट टाइम में 1949 कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो जब फॉर्म होती है चाइना में, उसके बाद चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आता है। इंडिया ने कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को वेलकम किया चाइना में, बिकॉज तब चाइना जो था वो भी इंपीरियलिज्म का फॉलो, जापान के इंपीरियलिज्म के अंदर था। तो उसके विरोध में इंडिया ने चाइना की कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को वेलकम किया था। इंडिया इनफैक्ट जो था वो एकमात्र कंट्री था जिसने शुरुआत में चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था। 1954 में इंडिया ने चाइना के साथ ट्रीटी साइन किया, जिसमें इंडिया ने पंचशील अग्रीमेंट या पंचशील पैक्ट को साइन किया था। उसके बाद आप देखते हैं 1962 में इंडिया के साथ वॉर हो जाता है, और बॉर्डर्स जो हैं अब हमारे अरुणाचल प्रदेश के और जम्मू कश्मीर के उन बॉर्डर्स पर
चाइना हमला कर देता है और तब से हमारे और चाइना के बीच में रिलेशंस जो है वो अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं। बॉर्डर इशू तब से है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इकोनॉमिक, कमर्शियल और पॉलिटिकल अग्रीमेंट्स जो हैं वो समय समय पर साइन होते रहते हैं। हाउएवर एफर्ट्स आर बीइंग मेड। इंडिया और नेपाल के बारे में अब देखते हैं। नेपाल एक छोटा सा लैंडलॉक नेशन है इंडिया और चाइना के बीच में। ये नॉर्थ में लोकेटेड है इंडिया के। यूपी के जस्ट ऊपर, यूपी बिहार के ऊपर आप देखेंगे नेपाल आपको दिख जाएगा। टिल नाउ नेपाल जो था वो एक ओनली हिंदू नेशन था। पर उस रिसेंटली नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके बाद उसने हिंदू नेशन को रिमूव करके अपने आप को एक सेक्युलर नेशन डिक्लेयर किया है। 2006 में नेपाल के किंग जो है उन्होंने इसका स्टेटस जो है उसको हटा दिया था। इंडिया के जो रिलेशंस है वो ट्रेडिशनल और फ्रेंडली रहे हैं नेपाल के साथ। नेपाल में हम कहते हैं कि नेटिव लैंड ऑफ मदर सीता, माता सीता का और गौतम बुद्ध का भी। और शिव जी का एक टेम्पल है वहाँ पे, काफ़ी फेमस टेम्पल है, पशुपतिनाथ टेम्पल लोकेटेड इन नेपाल। और नेपाल इंडिया के रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं काफ़ी समय तक। जस्ट अ मिनट। जैसे कि अभी आप नोटिस करेंगे कि हमने नेपाल को 50 करोड़ का हेल्प दिया था 204 किलोमीटर लॉन्ग ईस्ट वेस्ट हाईवे बनाने के लिए पूरे नेपाल के थ्रू, जिसका नाम है महेंद्र राजमार्ग। इंडिया ने नेपाल को मदद भी की थी जब रिसेंटली वहाँ पर आप देखेंगे कि अर्थक्वेक आया था उस टाइम में। और 1950 से इंडिया और नेपाल ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसमें इंडिया जो है नेपाल को सी रूट के थ्रू हेल्प प्रोवाइड कराएगा और उसकी सिक्योरिटी नीड्स का ध्यान रखेगा। और 1950 की जो ये ट्रीटी है इसमें इंडिया जो है उसको आर्म्स प्रोवाइड करेगा ताकि उसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। और मैनी स्टूडेंट, मतलब इंडिया और नेपाल के बीच में आप देखेंगे किस प्रकार से स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स या रेसिडेंट्स कोई भी हो वो आ जा सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। इंडिया और भूटान के बारे में देखते हैं हम। भूटान एक छोटा सा लैंडलॉक नेशन है नेपाल की तरह। पर भूटान में आप देखेंगे कि भूटान जो है ये 3 साइड से इंडिया से सराउंडेड है और सिर्फ ऊपर से जो है ये तिब्बत से सराउंडेड है। इसका एरिया है 53,000 स्क्वायर किलोमीटर और मोस्टली यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। इंडिया भूटान के रिलेशन भी ट्रेडिशनल है। और इसमें आप देखेंगे कि भूटान में जो बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे पद्मसंभव, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है बिकॉज भूटानीज का पीपल का मानना है कि पद्मसंभव ही थे जिन्होंने भूटान में बुद्धिज्म को फैलाया और इसलिए वो उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। इंडिया और भूटान के जो रिलेशंस हैं, कमर्शियल और इकोनॉमिक रिलेशंस, वो काफ़ी पुराने हैं। काफ़ी पार्ट इंडिया जो है पहले परचेज करता है सिल्क और बीटल नट भूटान से। 1910 में हमने उनके साथ शिंचुला पैक्ट साइन किया था जिसके बेसिस पर हमारे रिलेशंस फॉर्म है। 1949 में इंडिया अगेन साइंड अ पैक्ट with the affirmation that it was solely India's responsibility to protect Bhutan। तो 1949 के पैक्ट के थ्रू अभी भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भूटान को प्रोटेक्ट करें। इंडिया ने और भूटान ने रिवर वाटर पैक्ट साइन करा है रिवर टनका पर, जिसके ऊपर अभी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं। भूटान की कैपिटल थिम्पू को डेवलप करने में इंडिया ने काफ़ी योगदान दिया है और पेंडेना सीमेंट प्लांट इस्टेब्लिश करने में इंडिया भूटान की मदद कर रहा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे बहुत कॉन्टेंशियस रिलेशंस जो हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में। इंडिया और पाकिस्तान जो है पार्टीशन 1947 में होने के बाद पाकिस्तान एक अलग देश बन जाता है और हम काफ़ी कॉमन हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी इन सब को शेयर करते हैं। बट पार्टीशन के कारण जो है हमारे डिस्प्यूट्स हो गए और कश्मीर जो है ये शुरू से एक प्रॉब्लम बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। फर्स्ट अटैक किया कश्मीर पर 1947 में जब पाकिस्तान ने कोशिश करी कि कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बना लिया जाए। सेकेंड अटैक होता है 1965 में। उसके बाद थर्ड अटैक 1971 में जब बांग्लादेश का वॉर लड़ते हैं पाकिस्तान और इंडिया तब। और फोर्थ जब 1999 में कश्मीर में अटैक होता है कारगिल वॉर के दौरान। पर कोई भी वॉर का आप देखेंगे कि असर नहीं हो पाता क्योंकि इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान आर्मी जो है वो फेल हो जाती है या फिर पाकिस्तानी टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो सब फेल हो जाती हैं। और इंडिया, कश्मीर रिमेन्स टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया टिल नाउ एंड फॉर ऑलवेज। और people of both country are one as families of both the countries
are settled in each other's countries, एंड इवन मैरिटल रिलेशंस एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज भी आप देखेंगे कई सारे लोग जो हैं उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान के कुछ लोगों के जो ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सिर्फ इंडिया में रहते हैं। दोनों देश जो हैं वो सार्क कंट्रीज के मेंबर हैं और साफ्टा के भी मेंबर्स हैं। रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी बीच में खट्टे मीठे होते रहते हैं, बिटर एंड स्वीट। इंडिया डज नॉट अप्रिशिएट द एक्टिविटीज ऑफ टेररिज्म इन इंडिया बाय पाकिस्तान। मेनी सच टेररिस्ट जो उनको पेट्रोनेज दे रहा है पाकिस्तान, इसके खिलाफ हमेशा इंडिया जो है यूएन में पाकिस्तान के बारे में बेनकाब करते रहता है। इंडिया अपोजेस दीज एक्शंस ऑफ पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशंस। दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है, इसलिए दोनों ने एक साथ मिलके प्रॉब्लम डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना चाहिए बैठकर, फॉर वर्किंग फॉर ग्लोबल पीस। इंडिया जब डिवाइड हुआ था तो पाकिस्तान के दो पार्ट्स बने थे और इंडिया का सिंगल पार्ट, और पाकिस्तान जो था वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के फॉर्म में बना था। और अंडर द लीडरशिप ऑफ मुजीबुर रहमान इनका फ्रीडम स्ट्रगल होता है, और ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट करके इंडिया जो है मदद करता है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंट्री विच इज कॉल्ड एज बांग्लादेश। इंडिया प्रोवाइडेड फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड मटेरियल हेल्प टू बांग्लादेश फ्रॉम द बिगनिंग। इन 1972 इंडिया प्रोवाइडेड फूड ग्रेन्स वर्थ 25 करोड़। 1972 में आप देखेंगे 25 करोड़ रुपीस का फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है देखा जाए तो उस समय के हिसाब से। और हम एक ट्रीटी साइन करते हैं दोनों देश जो है, 25 ईयर अग्रीमेंट, जिसमें दोनों अग्री करते हैं एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इशू जॉइंट रिवर कमीशन वॉज सेटअप। जो भी कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस हैं उनको दूर करने की बात की जाती है इसमें। सॉरी, इंडिया में आप देखेंगे कि बंगाल में एक फरक्का डैम है जो इंडिया और बंगाल के बांग्लादेश के बीच में एक मेजर इशू है, जिसके बांग्लादेश कहता है कि इससे हमारा वाटर जो है उसकी सप्लाई रिड्यूस होती है। और देयर हैज बीन डिस्प्यूट अबाउट द चकमा ट्राइबल्स ऑल्सो। इनकी इंडिया और बांग्लादेश की जो है बॉर्डर वो पूरी तरीके से फेंस नहीं है, तो लोग इधर से उधर आ जा सकते हैं, तो इसके कारण इन्फिल्ट्रेशन एक्टिविटीज होती है, जिसके कारण भी हमारे बीच में कंटेंशन है, जिसके कारण अभी आप देखेंगे कि कितना सारा इशू हो रहा है एनआरसी का और सीएए का असम में। श्रीलंका भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट बॉर्डर कंट्री है, जो आप देखेंगे साउथ ऑफ इंडिया एक आइलैंड नेशन है। श्रीलंका हमारे लिए एक अलग इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि इसका एक हिंदू सेंटिमेंट से रिलेशन है। तो इंडिया और श्रीलंका जो है वो ट्रेडिशनली, कल्चरली जुड़े हुए हैं आपस में। इसमें एक स्टोरी आप पढ़ेंगे जिसमें आपको बताया गया है कि आफ्टर लॉर्ड राम, महेंद्र एंड संघमित्रा द सन ऑफ डॉटर ऑफ अशोका जो है वो श्रीलंका जाते हैं बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। अशोक उनको बुद्धिस्ट फिलोसफी को स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका भेजता है। श्रीलंका आप देखेंगे ये भी फॉरेन इंपीरियलिज्म का विक्टिम रहा है। श्रीलंका पोर्चुगीज, डच और फिर लेटर ब्रिटिशर्स द्वारा रूल किया जाता था। इंडिया ने हमेशा श्रीलंका के साथ अपने रिलेशंस को इम्पोर्टेंस दी है, और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ट्रिंकोमल्ली नेवल बेस जो है उसे और कुटुनाई के एयरपोर्ट को डेवलप करने में इंडिया ने मदद की है, और प्रेजेंटली भी इंडिया मदद कर रहा है इनके लिए। मेनी इंडियंस जो है वो श्रीलंका में सेटल्ड हैं। श्रीलंका का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, ये यहाँ पर जो जाफना वाला रीजन है, इस रीजन में काफ़ी सारे इंडियंस रिसाइड करते हैं, तमिल्स बेसिकली। और इसके कारण आप देखेंगे किस प्रकार से तमिल्स जो सेटल्ड हैं, और वहाँ पर इशू भी हुआ था जो एलटीटीई की जो फोर्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ बन गई थी, जिन्होंने सेपरेट तमिल कंट्री बनाने की डिमांड की थी। उसके खिलाफ श्रीलंका ने किस प्रकार से अपनी फोर्सेस को सेंड किया, और इंडिया ने उसके लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को सेंड किया ताकि गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका की मदद की जा सके इस एथनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड तब से इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं ये काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इसके बीच में। अब हम म्यांमार के बारे में देखते हैं। म्यांमार जो है ये हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर लोकेटेड है। म्यांमार और इंडिया के रिलेशन भी ट्रेडिशनल और फ्रेंडली रहे हैं। जैसे कि आपने लास्ट 18th चैप्टर में पढ़ा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो किस प्रकार से म्यांमार के थ्रू एंट्री लेते हैं
और मणिपुर और मिजोरम में ऐजवाल और इम्फाल में अपने आर्मी के साथ एंटर कर जाते हैं इंडिया में. देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स ऑफ स्मगलिंग बिटवीन द टू कंट्रीज, क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया और म्यांमार के बीच में काफ़ी सारा जो एरिया है ये डेंस फॉरेस्टेड एरिया है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई फिक्स्ड बॉर्डर नहीं है, काफ़ी सारा एरिया बीच में जो है ये फिर ये अनडिमार्केटेड एरिया है. तो इस कारण आप यहाँ पे पाते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ स्मगलिंग, और इसके रिजल्ट होता है इलीगल क्रॉसिंग ऑफ द बॉर्डर्स. और यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्राइबल एरिया है काफ़ी सारा, तो ट्राइब्स को परमिशन है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के इस पर्टिकुलर एरिया में मूव कर सकते हैं. तो ड्यू टू दिस आप देखेंगे कि इलीगल ट्रांसफ़र भी बहुत सारा होता है लोगों के बीच में. During the visit of India's Prime Minister to Myanmar in 1987, India और Myanmar resolved the issue to cooperate in checking the smuggling and other unlawful activities. At present हमारे और नेपाल म्यांमार के बीच में cordial relations हैं. तो आप अब इसकी exercises solve कीजिए, and if you find any problems or any questions तो आप comment section में उन्हें post कर सकते हैं. बाकी if you have any other doubts also, or you want any other explanation, please post in the comment box and I will be waiting for that. Thank you.